हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बायो स्टेटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे इसके फर्स्ट चैप्टर यानी रिग्रेशन को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो ये हमारी बायो स्टेटिस्टिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। और कह सकते हो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी यही यूनिट होने वाली है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और इस यूनिट को समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी जो है आप लोगों को कह सकते हो। बायो स्टेटिस्टिक्स में अगर सबसे ज्यादा टफ यूनिट आप कहो तो ये यूनिट नंबर 2 ही होने वाली है। अब देखिए, यूनिट 2 ऑल्दो कंप्लीट प्रिपेयर हो चुकी है। इसकी कंप्लीट नोट्स आपको आज रात मिडनाइट तक आप लोगों को ऐप पर देखने को मिल जाएगी। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज आप ऐप को जो है प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक छोटा सा अपडेट है तो उसको आप कर लीजिएगा। थोड़ा नया इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा जहां पे आप और इजिली कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए, इसकी नोट्स तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए इस यूनिट को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये यूनिट ना हम लोग ज्यादातर जो है रट लेते हैं क्योंकि समझ में इसमें कुछ आता ही नहीं है। स्पेशली देखो, आज का लेक्चर तो इजी होने वाला है, आज का लेक्चर तो उतना कुछ टफ नहीं है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी और हाइपोथेसिस, स्पेशली जो हाइपोथेसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोथेसिस जो है समझना किसी को नहीं समझ में आती है। ठीक है, लोगों को लगता है समझ में आए, बट ठीक है, चलिए हम उन सभी के बारे में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। बाकी आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने रिग्रेशन के बारे में, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको पता ही हमारे ऐप पर मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन के बारे में, तो अगर आप लोग को याद हो तो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था कोरिलेशन। और कोरिलेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, एक हमारे पास x होता था, एक हमारे पास y होता था। और हम लोग यहाँ पर देखते थे कि कैसे यहाँ पर x और y के बीच में कोई रिलेशन होता था। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, यानी यहाँ पे भी हमारे पास एक x होगा, एक y होगा। और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। तो आखिर रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है? देखो, कोरिलेशन में हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे थे कि x और y के बीच में क्या है, कोई रिलेशन होता था वहां पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि जो x और y है, ठीक है, इनके बीच में एग्जैक्टली कैसा रिलेशन है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपने किसी x या y, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम लोग यहाँ पे दूसरे की वैल्यू का भी पता लगाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन वगैरह होगी। तो आप ये समझो कि यहाँ पे रिग्रेशन में भी क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे x और y, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग सिंपली बात करते हैं तो दो वेरिएबल्स होते हैं। और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है और इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे इसमें प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब इसमें हम लोग एग्जैक्टली समझते हैं कि रिलेशन किस टाइप से है, ठीक है। तो कैसे है क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिग्रेशन के अंदर आ जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा देखो, एक बात मेरी आप लोग ध्यान से सुन लो, यूनिट 2 के जितने भी लेक्चर्स आएंगे आप लोग को पेशेंस के साथ देखने पड़ेंगे। हो सकता है आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ चीजें ना समझ में आए, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे लेक्चर के लास्ट तक पहुंचोगे, फिर अगर आप लोग को कोई चीज ना समझ में आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन प्लीज लेक्चर के लास्ट तक चीजों को पेशेंस से देख लेना, क्योंकि इसमें ना चीजें बिल्कुल लास्ट तक जाके क्लियर होंगी, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा रिवाइज करवा दूंगा जो भी टॉपिक होगा, लेकिन आप लोग लास्ट तक देख लेना। तो सिंपली समझो, देखो रिग्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले बात, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिग्रेशन की, वो ये है कि इसमें हमारे पास जो दो वेरिएबल्स होते हैं, इनमें एक वेरिएबल हमारे पास होता है डिपेंडेंट। ध्यान से सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो सार है रिग्रेशन का, ठीक है। कि एक हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट, और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट। अब देखो, इसको भी बहुत ध्यान से समझना कि अगर x डिपेंडेंट है तो y होगा इंडिपेंडेंट, और अगर x इंडिपेंडेंट है तो y होगा डिपेंडेंट। यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि x ही डिपेंडेंट होगा, y ही डिपेंडेंट होगा। तो अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है क्या? देखो, बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर हम लोग यहाँ पे नाम से ही देखें तो देखो, डिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड करता हो, और इंडिपेंडेंट मतलब कि जो बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड ना करता हो, यानी कि खुद वो इंडिपेंडेंट है ना। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो आप लोग अगर अभी नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग क्या अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करते हो, तो आप लोग क्या हो, डिपेंडेंट हो। और मम्मी पापा क्या भाई, वो लोग खुद कमा रहे हैं, ठीक है, मान लो आप लोग के पापा है या फिर जो भी है, मान लो कल को आप भी, या फिर हो सकता है अभी भी आप कमा रहे हो, तो आप भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है, फिर कल को आपके ऊपर कोई डिपेंड होगा। तो समझ लो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही समझाना है। तो यहाँ पे देखो, एक होती है डिपेंडेंट वैल्यू और एक हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट वैल्यू। और हम लोग करते क्या है, बहुत ध्यान सुनना, रिग्रेशन में हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं अपने डिपेंडेंट वैल्यू का विद द हेल्प ऑफ
इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब देखो डिपेंडेंट को हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोल देते हैं कि अननोन, ठीक है, बोल सकते हैं कि आप ये हमें नहीं पता होती है। और वाई को हम लोग कह सकते हैं पता होती है, नोन होती है। अब देखो ये चीज समझना कि ये सारी चीजें जो हम लोग समझ रहे हैं ना, ये हम लोग रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन होता है उसमें तो ये सब चीजें पूछते ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और ही पूछते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछते हैं उसको समझने के लिए भी पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप ये समझो कि इसमें रिग्रेशन में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि हमारे पास दो वैल्यू होती है। एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट वैल्यू, यानी जिसके बारे में हमें पता लगाना होता है, और एक हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट वैल्यू, यानी जिसके बारे में हमें पता होता है। और इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसका पता लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं वो सारी चीजें देखेंगे, बट अभी के लिए आप लोग चीजें समझते चलो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे समझ दो कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है अननोन, ठीक है, अननोन यानी कि डिपेंडेंट। देखो अननोन वेरिएबल हमारा जो है डिपेंडेंट, और जो हमारा नोन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। द नोन वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। द वेरिएबल टू बी नोन, यानी जिसका पता हमें लगाना है इंडिपेंडेंट की हेल्प से, उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। समझ गए, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझो, तब आप लोगों को बेटर चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे x और y, मान लो आप लोग को दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह का डाटा हमारा दिया है जहाँ पे x की पूरी वैल्यू दी है, ठीक है। देखो x की, देखो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आप लोग को समझाने के लिए। x की पूरी वैल्यू हमें दी हुई है, लेकिन y की कुछ वैल्यू तो दी है, लेकिन जो आगे की वैल्यू है ये हमें पता लगानी है। अब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, देखो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन इससे आप लोग समझ जाओगे रिग्रेशन एक्चुअल में कैसे क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो आप लोग देख रहे हो कि जब x 2 है तो y क्या है, 10 है। x 4 है तो y क्या है, 20 है। x 6 है तो y क्या है, 30 है। x 8 है तो y क्या है, 40 है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा देखो, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 से बढ़ रही है, यानी देखो x जब 2 से 2 में 2 जोड़ो तो 4 हो गया, ठीक है, 4 में आप लोग 2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 से बढ़ रही है, यानी जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 से बढ़ रही है तो y की वैल्यू देखो 10 से बढ़ रही है। सिंपल सी बात है ना। देखो जब x 2 है तो y 10 है, x में 2 और जोड़ो तो 4 हो गया, तो यहाँ पे y में 10 और जोड़ो तो 20 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप लोग 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, 10 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लो आप लोगों को यहाँ तक की वैल्यू जो है y की दी हुई है और x की पूरी दी हुई है। अब आप लोगों से पूछे कि y की जो तीन वैल्यू नहीं दी है इनको आप लोग पता लगाओ। तो क्या आप लोग बहुत सिंपली आइडिया लगा के पता लगा सकते हो कि भाई अगर मान लो x 2 से बढ़ रहा है तो y 10 से बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो x क्या है, 12 से 14 हुआ, यानी 2 से बढ़ा तो y कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, y हमारा यहाँ पे 70 हो जाएगा। x में जब यहाँ पे 2 से और बढ़ेगा तो y 10 से और बढ़ जाएगा तो हमारा 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी x 2 से और बढ़ा तो y हमारा जो है 10 से और बढ़ेगा और 90 हो जाएगा। तो देखो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। बाकी रिग्रेशन में हमें एग्जैक्टली इक्वेशन मिलती है जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। बट आप लोग सिंपली समझ गए कि इसमें कैसे क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x हमारी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और y हमारी क्या हो गई, डिपेंडेंट, क्योंकि x हमें पता था, ठीक है, x के बारे में सारी चीजें पता थी और y के बारे में पता लगाना था। देखो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि भाई जब x 2 से बढ़ रहा है तो y 10 से बढ़ रहा है, यानी y x के 2 से बढ़ने पे 10 से बढ़ रहा है, यानी कह सकते हो थोड़ा सा y x पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, इससे आप लोग थोड़ा सा समझ पाओगे। बाकी अगर आप लोग थोड़ा सा देखो कि फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप लोग एक समझना चाहो, तो मान लो कोई दवा है, ठीक है, जो कि बीपी को रिड्यूस करती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी दवा है, मान लो एक्स हमारी कोई दवा है, और ये हमारी जो है क्या करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। अब मान लो इसकी जो है, इसका आप लोग को एक ग्राफ दिया है, इसका आप लोग को एक चार्ट दिया बेसिकली, ठीक है, जहां पे हमारा डोज दी हुई है और ब्लड प्रेशर में रिडक्शन दिया हुआ है। कि यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं कि मान लो इस दवा की जब आप लोग को 10 mg लेते हो तो यहाँ पे आप लोग का बीपी 5 से रिड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो 10 mg आपने ली, तो मान लो आप लोग का बीपी मान लो 130 था, ठीक है, तो 130 से 5 यानी कम हो गया, यानी 125 हो गया। वहीं पे जब आप लोग इस दवा की 20 mg लेते हो तो बीपी हमारा 9 से कम हो जाता है। यानी अब अगर मान लो आप लोग 130 बीपी है और इसकी आप लोगों ने 20 mg ली तो 9 यानी कि लगभग 121 हो जाएगा। और वहीं पे मान लो इस दवा की अगर आपने 30 mg डोज ले ली तो बीपी आप लोग का 14 से कम हो जाएगा, यानी 130 से हमारा 14 कम हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली हमारा जो है लगभग जो है 120 सॉरी 116 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे इसी दवा को मान लो 40 mg लेते हो तो आप लोग का बीपी 18 से कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 112, ठीक है। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली डोज बढ़ाने पे जो बीपी है, ठीक है, वो यहाँ पे और ज्यादा कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीपी क्या है, बीपी कह सकते हो हमारी डिपेंडेंट वैल्यू है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी डोज पे, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, यहीं पे हमारा रिग्रेशन होता है, यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन आगे नहीं गई, वरना आप लोग समझ सकते हो। मान लो अब
जैसे देखो अब ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता है कि डोज आप लोग बढ़ाते जाओ तो और कम होता जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल है, मान लो आप लोग को यहीं तक की वैल्यू दी होती और आगे आप लोगों से पूछा जाता तो आप लोग थोड़ा एक कैलकुलेशन वगैरह करके लगा सकते थे। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे तो उसके लिए फॉर्मुला होता है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। बट आप लोग समझ पाए कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिग्रेशन शोज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि रिग्रेशन में क्या होता है कि जो एक्स और वाई होते हैं ना, इनमें कॉज एंड इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब, देखो कॉज मतलब जिसकी वजह से, और इफेक्ट मतलब कि जो इफेक्ट आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग डोज और बीपी में देखो तो डोज क्या है, कॉज है। यानी डोज को 10 से बढ़ाने पर बीपी में क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है, यानी बीपी कम हो रहा है। तो बीपी क्या है, देखो ये वैल्यू क्या है, इफेक्ट है, और ये डोज क्या है, कॉज है। यानी यहाँ पे जब आप लोग डोज को बढ़ा रहे हो तो बीपी और कम हो रहा है। तो यानी डोज को बढ़ाने पे बीपी में कम होना क्या है, एक इफेक्ट है। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारी जो है रिग्रेशन में। और उसके बाद देखिए वही चीज है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा कॉज होता है। यानी देखो जैसे मान लो डोज, अगर मान लो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ये कॉज है, और जो बीपी कम हो रहा है ये हमारा जो है इफेक्ट है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी यहाँ पे इफेक्ट होती है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे रिग्रेशन के बारे में थोड़ी चीजें समझ पाओगे। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका पर्पस क्या होता है, रिग्रेशन हमारा जो है फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास मान लो x की वैल्यू दी हुई थी, तो y की ये तीनों वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन हमने इसको क्या हुआ, प्रिडिक्ट कर लिया। यानी ये कह सकते हो ये वो वैल्यूज है जो कि हमें नहीं पता थी, फिर भी हमने प्रिडिक्ट कर ली। तो उसी तरीके से यहाँ भी मान लो इस चार्ट को अगर आप लोग आगे बढ़ाओ, ठीक है, तो ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, बट आप लोग समझ सकते हो कि मान लो अगर डोज को आप लोग थोड़ा बढ़ाओगे, ठीक है, तो बीपी हो सकता है और कम हो जाए। यानी ये फ्यूचर वैल्यूज हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये हमारा क्या करता है, रिलेशनशिप को मेजर करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक्स वाई के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को पता करता है फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो अभी भी हमने एग्जैक्टली नहीं देखा कि कैसे पता करता है, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए आप लोग समझते जाओ। उसके बाद ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे हमें जब पता होगा कि फ्यूचर में क्या वैल्यू आ सकती है, तो हम लोग यहाँ पे एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। अब देखो टाइप्स में हमारे बेसिकली दो टाइप के हो जाते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल जो है लोगों को नहीं समझ में आती, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये लीनियर नॉन लीनियर है क्या। ठीक है, देखो वैसे तो सब लोग समझ लेते हैं कि लीनियर हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन लीनियर में हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बट ये है क्या। तो अब आप लोग यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे एक जो है डाटा दिया है, ठीक है, जहां पे हमारे पास x की वैल्यूज मान लो हमारी ये कुछ दी हुई है, और y की वैल्यूज हमारी यहाँ पे ये कुछ दी हुई है। यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, फिर x की 2 है तो y की 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो अब मान लो अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो है एक्स और वाई के ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें, ठीक है, मान लो देखो अगर आप लोगों को नहीं भी आता है, बहुत सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस करके देखो लेक्चर को। जैसे मान लो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको ग्राफ में, ठीक है, जैसे मान लो एक्स का लाइन ये होती है, ठीक है, वाई की होती है, एक्स एक्स जी होती है, वाई एक्स जी होती है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इस ग्राफ में, ठीक है, इसको प्लॉट करना चाहें, इसका एक ग्राफ बनाना चाहें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग इन वैल्यूज को देखो तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये इसका पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। देखो ये कैसे होता है, जैसे देखो x की वैल्यू 1 पे हमें क्या रखना है, y की वैल्यू 2, तो दोनों का बीच का पॉइंट लेना है हमें। तो यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, इस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे। फिर देखो जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी रखनी, 3। यानी इसका जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, थोड़ा अगर ग्राफ नहीं भी बताए तो समझो ये बहुत सिंपल है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू दी हुई 5, यानी 3 पे 5, देखो ये 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी इसका पॉइंट देखो, इसका पॉइंट जो है कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4, ठीक है, तो x की वैल्यू जब 4 है, देखो 4, ये y यहाँ पे 4 है और x यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिर y x की वैल्यू 5 है, देखो समझ लो इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ के ना तो बहुत मतलब चीजें आप लोग के लिए इजी हो जाएंगी। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू देखो 6 दी हुई है, यानी देखो ये वाला पॉइंट जो है कुछ यहाँ पे आएगा। तो देखो इस तरीके से बेसिकली मतलब हम लोगों ने सारे के पॉइंट बना दिए। ठीक है, x की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ, सारे पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स रख दिए। अब हमें क्या करना है भाई, देखो अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाना है तो हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली इन पॉइंट्स को मिलाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग देखो तो जैसे x की वैल्यू देखो, पहली वैल्यू क्या है, y की 2 है। ठीक है, 2 है, फिर यहाँ पे ये वाली है, फिर यहाँ पे 5 है। देखो यहाँ पे हम लोग
देखो ये 5 है और देखो 5 के बाद फिर 4 है, ठीक है? तो 5 के बाद हमें 4 यानी यहाँ पे ले जाना पड़ेगा और फिर आप लोग देखो तो फिर हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अगर हम लोग लाइन्स को मिलाएँगे तो हमें कुछ इस तरह का जो है ग्राफ देखने को मिलेगा। समझ गए आप लोग? इसी तरह का मिलेगा। लेकिन देखो अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम लोग यहाँ पे जब भी रिग्रेशन का जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके की लाइन्स नहीं बनाते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, ठीक है? और वो स्ट्रेट लाइन ऐसी बने जहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, वो भले उस स्ट्रेट लाइन पे आए ना, लेकिन उसके बिल्कुल पास-पास में हो। देखो जैसे एग्जैक्टली अगर आप लोग यहाँ पे इन पॉइंट्स के हिसाब से ग्राफ बनाओगे तो वो हमारा कुछ इस तरह बनेगा, समझ गए? लेकिन हम लोग रिग्रेशन में क्या करते हैं, रिग्रेशन में हम लोग इस तरह का ग्राफ नहीं बनाते, बल्कि रिग्रेशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और ये जो भी पॉइंट्स हैं यानी जो भी डाटा के पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उस स्ट्रेट लाइन के आसपास रहें। तो अब अगर देखो, अब अगर आप लोग मान लो तो ठीक है, मान लो अगर आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, मान लो अगर आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जितने भी पॉइंट है इन इन पॉइंट्स में से कोई भी इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं आया है, लेकिन सारे के सारे इसके आसपास ही हैं, है कि नहीं है? देखो जैसे आप लोग देखो ये वाला भी इसके पास में, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखो भाई नॉर्मली तो हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच नहीं सकते, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, जैसे ये यहाँ पे आप लोग खींचोगे तो फिर आप लोग को इधर आना पड़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं सकती। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जहां पे ये जो पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं एक्स और वाई के, ठीक है, ये बिल्कुल इसके आसपास हो, भले उस स्ट्रेट लाइन पे ना हो। तो देखो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अपना जो है लीनियर रिग्रेशन। देखो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन हमारा एक ऐसा टाइप का रिग्रेशन होता है जहां पे जो रिलेशनशिप है वहां पे उसको हम लोग बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? और वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली जो है उस रिलेशनशिप को नहीं बताती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी को बताती है, या फिर कह सकते हो एक नियर वैल्यू बताती है कि हाँ यहाँ पे देखो जैसे ये सारे पॉइंट हैं ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास हैं। यानी अब मान लो अगर आप लोग एग्जैक्टली इस लाइन की वैल्यू निकालोगे तो वो एकदम सेम तो नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल इनके आसपास आएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। अब देखो लीनियर रिग्रेशन में ये तो एक ग्राफ होता है जो कि इस तरह बनता है, बाकी लीनियर रिग्रेशन में जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ये है कि लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि एक्स और वाई के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा, अगर एक्स घटेगा तो वाई भी कहीं ना कहीं घट रहा होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक्स बढ़ता जा रहा है तो वाई यहाँ पे घटना शुरू हो जाए, ठीक है? तो ऐसा टाइप का जब रिलेशनशिप हमारा होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन या फिर लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को देख ही लो तो देखो जब एक्स 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 2 है। एक्स जब बढ़ा, देखो एक्स की वैल्यू 2 हो गई तो वाई की वैल्यू, देखो वाई की वैल्यू भी बढ़ी, 3 हो गई। एक्स की वैल्यू 3 हुई तो वाई की वैल्यू भी बढ़ी, 5 हो गई। एक्स की वैल्यू 4 है तो देखो यहाँ पे भले 4 कांस्टेंट है लेकिन कम तो नहीं हुई ना, देखो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, भले बराबर ही हो जाए मान लो। फिर एक्स की वैल्यू देखो 5 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 7, यानी देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसी टाइप के जो है रिग्रेशन को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। समझ गए? लीनियर रिग्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसी के साथ कांस्टेंट रेट से चेंज होता है। मतलब यहाँ पे देखो, अब जैसे आप लोग रेट ऑफ चेंज भी देखो तो ऐसा थोड़ी है कि मान लो x थोड़ा बढ़ा तो y बहुत बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है भाई। देखो x थोड़ा बढ़ रहा है तो y भी थोड़ा ही बढ़ रहा है, जैसे x में एक वैल्यू का चेंज आया तो y में भी एक वैल्यू का, x में एक वैल्यू का तो y में भी बस 2 वैल्यू का चेंज आया, ठीक है। मान लो x बढ़ा तो y यहाँ पे बढ़ा भी नहीं, ठीक है, लेकिन बराबर ही है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं हो रहा है ना कि देखो दो चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो x यहाँ पे मान लो बढ़ के 3 हो गया तो y की वैल्यू घट के 2 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए लीनियर में, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू सीधे बढ़ के जो है मान लो 14 हो गई, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ही बढ़ गया y, x के बढ़ने पे y। यानी देखो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। मतलब कांस्टेंट रेट से यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड करने चाहिए, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए कि बहुत सिंपल है। देखो लीनियर में क्या होता है कि जो x और y है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे जो है डिपेंड होते हैं और कांस्टेंट रेट से यहाँ पे बढ़ते या घटते हैं, सिंपल सी बात है। और बाकी देखो फर्दर यहाँ पे इसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो दोनों ही हमें अपने सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है, तो दोनों को ही हम लोग देखेंगे। बाकी ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी देखिए इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जहाँ पे देखो जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन होती है ये बिल्कुल एक्चुअल में पॉइंट्स तो नहीं रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये इन पॉइंट्स के बहुत पास में होती है। जैसे अगर आप लोग देखो तो जैसे डाटा का एक्चुअल पॉइंट्स ये सारे हैं, लेकिन जो लाइन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या है, वो लाइन यहाँ पे इन पॉइंट्स के पास से होकर गुजर रही है, एकदम सेम नहीं है। तो ये हमारा होता है लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ।
अब वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे मान लो बात करें अपने नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में, तो देखो नॉन लीनियर रिग्रेशन का भी अगर हम लोग यहाँ पे इसी एग्जांपल से समझना चाहें, तो अब मान लो, अब देखो, अब हमारे पास मान लो जो है डाटा हमारा जो है बेसिकली कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जहां पे देखो, जहां पे क्या है कि x की वैल्यू अगर आप लोग देखो तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो अगर आप लोग यहाँ पे जो है 7 तक देखोगे, तो 7 तक तो आप लोगों को लगेगा कि इनके बीच में एक प्रॉपर लीनियर रिलेशन है। जैसे देखो x बढ़ रहा है, देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहाँ तक देखो 7 तक आते आते x की वैल्यू देखो बढ़ रही है, तो y की वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पे 8th वैल्यू पे जाओगे, तो देखो x की वैल्यू जब 8 हुई, तो अब यहाँ पे y की वैल्यू भी अगर बढ़ जाती, ठीक है, तो ये होता लीनियर। लेकिन आप लोग देखो हुआ क्या, x बढ़ा, x की वैल्यू 8 हो गई, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 5 हो गई, यानी y की वैल्यू कम हो गई, घट गई। तो इस टाइप में इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप। यानी नॉन लीनियर में क्या होता है, ये हमारा जो है बेसिकली कह सकते हो एक ऐसा रिग्रेशन होता है जहां पे जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। अब इसको भी आप लोग यहाँ पे ग्राफ में बनाओ, आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो ये हमारा y का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई, ठीक है। तो मान लो देखो x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो इस चीज को समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे आप लोग को पॉइंट ऐसी जगह रखना है जहां पे x और y की वैल्यूज मीट कर रही हो। तो देखो जब x 1 है, ठीक है, तो देखो 1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 ये है, और तो y क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 1 यहाँ पे कहाँ कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो यही तो वो पॉइंट है जहां पे ये 1 भी आ रहा है और ये 2 भी आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो गया पहला। फिर यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 2 है, यानी x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 5 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा देखो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8। उसके बाद x की वैल्यू 4, तो ये 4 है तो y की वैल्यू कितनी, 10 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 10, तो ये वैल्यू जो है हमारी 4 और 10 ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 11, तो 5 और 11, 5 ये रहा और 11 कुछ ये रहा, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 10, तो यहाँ पे देखो 6, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये 6 और 10, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर हमारे y की वैल्यू 7 है तो इसकी कितनी है, 8 है, तो देखो 8 और 7, देखो 7 और ये 8, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया। फिर हमारी y की x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो देखो 8 और 5, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ आ गया। और फाइनली जब x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई, ठीक है, तो 9 और 2 यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब एक बात बताओ, ठीक है, देखो हमें इतना पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन में एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि यहाँ पे इन पॉइंट्स के आसपास से होकर जाए, भले वो जो पॉइंट्स है वो इस लाइन पे एग्जैक्टली ना, लेकिन इसके आसपास से होकर जाए। और वो लाइन अगर देखो, अब वो लाइन अगर हमारी स्ट्रेट बन जाती है तो हमारा हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन। लेकिन अगर वो स्ट्रेट ना बन पाए तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग इस लाइन को खींचो, भाई इस लाइन आप लोग कौन सी लाइन खींच दोगे जो इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर पाए। भाई मान लो आप लोग यहाँ तक देखो, यहाँ तक मान लो आप लोगों ने एक लाइन मान लो ऐसे खींच भी दी, ठीक है, मान लो ऐसे खींच भी दी, तो यहाँ पे तो देखो, जो मान लो ये जो ये 4 पॉइंट हैं, मान लो ये पांचवा भी ले लो, तो ये 5 पॉइंट तो इसके आसपास आ गए। लेकिन अब अगर इसी लाइन को आप लोग आगे ले जाओगे, ठीक है, आगे मान लो ले भी गए, मान लो आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन खींच भी दी, तो ये सारे पॉइंट कहाँ है भाई, ये सारे पॉइंट तो इससे बहुत दूर हो गए। यानी ये लाइन तो कभी भी इन वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी अब अगर मान लो हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी भी है, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन को क्या होगा, एक तो हमें ऐसे, फिर हम लोग ऐसे आना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लाइन, हम लोग कुछ इस तरह की एक, मान लो इस तरह का अगर हम लोग यहाँ पे कुछ खींचे, ठीक है, इस तरह का, इस तरह का, तो देखिए इस तरह का अगर हम लोग यहाँ पे कुछ जो है अपना ग्राफ बनाए, तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह के ग्राफ से आप लोग यहाँ पे इन वैल्यूज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो इस तरह, ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये वैल्यूज जो है बेसिकली इसके आसपास आ रही हैं। और देखिए इस तरह का जो ग्राफ होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हमारा एक कर्व फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से दिखा ही नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे हमारा बेसिकली एक कर्व फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं होता है। यानी ऐसा भी यहाँ पे क्या होता है कि हो सकता है x की वैल्यू बढ़े तो y की वैल्यू कम भी हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है बट y की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर, यानी जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है। तो देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना है रिग्रेशन में। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ पे हमारा जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करें और अगर हम लोग यहाँ पे उनके आसपास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच पाए, ठीक है, जहां से वो वैल्यूज बिल्कुल उस स्ट्रेट लाइन के आसपास हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर रिग्रेशन। और अगर हमारा जो ग्राफ है वो हमें जो है कुछ कर्व फॉर्म करता हुआ दिखे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन।
अब देखो एक चीज समझो, ये स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली इनको नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच रहे हैं तो ये बिल्कुल उन वैल्यूज पे ही खींची है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है इन वैल्यूज के बहुत आसपास है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो वैसे तो देखो ये तो एक ग्राफ है, ठीक है, कि ग्राफ हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में वो कांस्टेंट रेट से घटता बढ़ता है, और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट रेट से नहीं घटता बढ़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर और नॉन लीनियर का। बाकी हम लोगों ने ये ग्राफ क्यों देखा, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें यहाँ पे आगे पता चलेगा। तो देखिए अब हम लोगों ने लीनियर देखा, तो वही हमारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक होता है जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो देखो बहुत सिंपल है, सिंपल का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, रिलेशनशिप हमारे सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में होगा। यानी देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल देखे इनमें क्या थे, दो ही वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और वहीं पे मान लो अगर यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स दो से ज्यादा हो जाए, मान लो हमारा ऐसा हो जाए कि एक्स तो एक है, ठीक है, लेकिन वाई की हमारे दो वेरिएबल आ जाए, y1 y2, या फिर हो सकता है y3 भी आ जाए। मतलब जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए, ठीक है, तो वहां पे हो जाता है मल्टीपल। तो मल्टीपल वाले को भी अभी लास्ट में देखेंगे, बट अभी के लिए आप लोग समझो सिंपल में क्या होता है, एक हमारा इंडिपेंडेंट होता है, एक हमारा डिपेंडेंट होता है। सबसे सिंपल टाइप का रिग्रेशन हमारा होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा रिग्रेशन लाइन आप लोग को बहुत देखने को मिलेगी। तो रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कुछ नहीं, यही यही तो है वो रिग्रेशन लाइन। यानी वो लाइन, ठीक है, जो कि हमारी वैल्यूज के बिल्कुल पास में से होकर गुजरती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन लाइन। तो देखो रिग्रेशन लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन दैट शोज द average relationship between the two variables and is used to predict the value of one variable from the another variable। तो यहां पे देखो ये जो एवरेज टर्म है, तो इस एवरेज टर्म का ही सारा मतलब है कि ये एवरेज रिलेशनशिप को दिखाती है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप को ये भी नहीं दिखाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिग्रेशन में हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन हाँ एक एवरेज रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे जरूर पता कर लेते हैं। मतलब अब देखो इस लाइन से आप लोग जब कोई वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, उसकी एक इक्वेशन होती है, वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उस इक्वेशन से जब भी आप लोग कोई वैल्यू निकालोगे, चाहे वो एक्स की हो चाहे वाई की हो, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो बिल्कुल हमारी पास में तो होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अभी मैंने क्या बोला, हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तब आप लोग समझ पाओगे। बाकी इसको हम लोग यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो एक्चुअल डाटा है हमारा, ठीक है, इसके सबसे पास में ये लाइन हमारी फिट हो रही है, इसको हम लोग यहाँ पे इसीलिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो अब ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, अब देखो यहाँ पे आप लोग को थोड़ी चीजें समझनी होंगी कि देखो आप लोगों ने बचपन में जो है, बचपन में क्या, ठीक है, 12th वगैरह में ग्राफ वगैरह थोड़े बहुत तो पढ़े होंगे। वहां पे आप लोगों ने एक इक्वेशन देखी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो बिल्कुल इसी पे हमारा होने वाला है सारा कुछ, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये हमारा बिल्कुल इसी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, और इसी से हम लोग यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू निकालने वाले हैं। अब ऑल्दो जो इक्वेशन हम लोग देखेंगे वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं होगी, लेकिन इसी से बेसिकली इसी से मिलती जुलती इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी। तो अब देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन के बारे में, तो रिग्रेशन लाइन हमारी दो टाइप की हो सकती है। अब दो टाइप की क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो दो टाइप की इसलिए हो सकती है, एक टाइप में क्या होगा, देखो हमारे पास दो वैल्यू होंगी, भाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो देखो दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि वाई हमारा डिपेंडेंट हो और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कि अगर y हमारा x हमारा डिपेंडेंट है और y हमारा इंडिपेंडेंट है, तो वहां पे जो लाइन होगी वो होगी हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ठीक है। और अगर हमारा केस ऐसा हो कि x हमारा हो इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब x हमारा इंडिपेंडेंट हो और y हमारा हो डिपेंडेंट, यानी y x पे डिपेंड करता हो, तो तब हमारी जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। देखो नाम से ही समझ पा रहे हो, y ऑन x यानी y x पे डिपेंड कर रहा है, यानी y की लाइन हम लोग x पे पता लगाएंगे, तो y ऑन x का मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, और x ऑन y का मतलब है कि x y पे डिपेंड कर रहा है। देखो y ऑन x में क्या होगा, y ऑन x यानी x होगा इंडिपेंडेंट और y होगा डिपेंडेंट, और x ऑन y में क्या होगा, x होगा डिपेंडेंट और y होगा इंडिपेंडेंट। समझ गए, बहुत सिंपल है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, अब यहीं से हमारा बेसिकली यहाँ पे हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है जिसको हमें निकालना होता है अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन होती है इसको हम लोग यहाँ पे
इस लाइन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं y की वैल्यू पता लगाने के लिए x से, ठीक है, यानी x हमें पता होगा और y की वैल्यू हमें पता लगानी होगी, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब मुझे पता है अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए अब आप लोग यहाँ पे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ पे समझना, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पे समझ जाओगे। देखो मान लो हमें यहाँ पे एक जो है बेसिकली यहाँ पे मान लो इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे x की वैल्यूज हमारी दी हुई है 1 2 3 4, ठीक है, और y हमारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे आप लोग को दिया है कि y की जो इक्वेशन है, ठीक है, y की जो रिग्रेशन लाइन है बेसिकली वो है हमारी यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 प्लस 5x। अब देखो ये बिल्कुल यही चीज तो दी हुई है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो a क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x हमारा ये हो जाएगा। अब मान लो आप लोग को ये इक्वेशन दे दी गई, ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे ये डाटा दिया गया और इस डाटा से आप लोग को बोला गया कि अब आप लोग यहाँ पे इस रिग्रेशन लाइन की हेल्प से y की वैल्यू पता लगाओ, तो क्या आप लोग पता लगा सकते हो? भाई बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग को दी ही हुई है, y की आप लोग को रिग्रेशन लाइन भी दी हुई है, अब आप लोग को y की वैल्यू पता लगानी है, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी आप लोग को पता लगाना है, तो आप लोग क्या करोगे, इस रिग्रेशन लाइन में x की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे देखो अगर आप लोग x की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यानी देखो यहां से हमें क्या पता चला कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7। और वहीं पे अगर आप लोग देखो अब मान लो x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे जब आप लोग x की जगह 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू आप लोग 3 रखोगे तो यहाँ पे इसमें 3 रखोगे तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 15 प्लस 2 17, तो यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू जब आप लोग 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे देखो ये इक्वेशन, अब देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने देखा कि रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट की वैल्यू हम लोग पता लगाते हैं अपने इंडिपेंडेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सेम वही चीज तो करी भाई, इंडिपेंडेंट यानी एक्स की वैल्यू हमें दी हुई थी और वाई की हमें एक रिग्रेशन लाइन हमें दी हुई थी, तो इसकी हेल्प से जो कि हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है हम लोगों ने क्या हुआ, अपने डिपेंडेंट वैल्यू की कह सकते हो जो भी हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको पता लगा लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को पता लगा लिया। तो यही हमारा होता है बेसिकली रिग्रेशन में यही काम होता है। लेकिन अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ और ही पूछते हैं, ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिग्रेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिग्रेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो पढ़ इसीलिए रहे क्योंकि पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हमारी यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे वाई या फिर एक्स की वैल्यू पता लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देखा अपने पहले वाली को जो कि वाई ऑन एक्स है, यानी जब वाई एक्स पे डिपेंड करता है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ये वाली। अब वहीं पे मान लो केस उल्टा हो जाए कि अब हमें जो है y तो पता हो लेकिन x हमें पता लगाना हो, ठीक है, तो y अगर हमें पता हो और x की वैल्यू हमें पता लगानी हो तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे ये वाली, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे a और b हमें दिया होगा कुछ p, ठीक है, और y की वैल्यू दी होगी, तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो अब कैसे क्या होगा वो आप लोग समझ ही चुके हैं, मैंने आप लोग को एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू y से पता करते हैं, यहाँ पे y इंडिपेंडेंट होता है, x डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह की रिग्रेशन इक्वेशन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो अब इसको आप लोग जो है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हो और बाकी रिग्रेशन लाइन भी कुछ लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये क्या होती है, ये होता है हमारी रिग्रेशन इक्वेशन होती है जो है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई की, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। समझ, बहुत ही सिंपल है और ये इसका कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है और उसमें हम लोग यहाँ पे पता क्या लगाते हैं। तो अब आप लोग बहुत ध्यान से देखना, देखो जो क्वेश्चन होगा ना उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें ना ऐसा होगा कि x की वैल्यू नहीं दी होगी y की वैल्यू दी होगी, इसमें कुछ ऐसा होगा ही नहीं। होगा क्या, क्वेश्चन हमारा कैसा आता है, बहुत ध्यान से देखना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एग्जाम में आता जरूर है। आप लोग को x भी दिया होगा, आप लोग को y भी दिया होगा, ठीक है, x और y तो आप लोग को दिया होगा, लेकिन आप लोगों से पूछेंगे क्या, आप लोगों से पूछेंगे फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, यानी आप लोगों को डाटा पहले से दिया होगा और आप लोगों को इक्वेशन निकालनी होगी। मतलब आप लोग को ना देखो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इक्वेशन दी होनी चाहिए और किसी एक का डाटा दिया होना चाहिए और दूसरे का डाटा हम लोग निकालें। लेकिन इतना सिंपल हो, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हमें डाटा दिया होता है और इस डाटा की हेल्प से हमें पता लगानी होती है कि इक्वेशन क्या बनेगी। भाई देखो
x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई तो हमें दिया हुआ है, लेकिन a और b होगा क्या, यही तो हमें पता लगाना होगा इन क्वेश्चंस में कि a और b की वैल्यू क्या रखें कि x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू निकल आए या फिर y की वैल्यू रखने पे x की वैल्यू निकल आए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों से पूछते हैं। तो आप लोगों से दो तीन मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से पूछे कि आप लोग सिर्फ x और y निकालो। ठीक है, हो सकता है इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे कि आप लोग y और x निकालो, या फिर आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि दोनों निकालो, या फिर देखो ज्यादातर होता क्या है कि क्वेश्चन में पूछते ही नहीं कि क्या निकालना है, तो ऐसे केस में आप लोग को दोनों ही निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप लोग को क्या निकालना है, x ऑन y निकालना है कि y ऑन x निकालना है, तो आप लोग को दोनों निकालने होंगे। देखो क्वेश्चन समझ के ना, क्वेश्चन में क्या होगा कि आप लोग को वैल्यू दी होंगी x और y दोनों की, और आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोग यहाँ पे ये इक्वेशन को पता लगाओ। और इस इक्वेशन को पता लगाने का बेसिकली मतलब ये है कि आप लोग को a और b की वैल्यू पता लगानी होगी, क्योंकि भाई x और y क्या है वो तो हम लोग यहाँ पे, वो तो हमें डाटा में दिया ही है ना भाई, x और y तो हमें दिया ही है, तो इसको तो हमें पता नहीं लगाना है। हमें बेसिकली इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पता लगानी होती है, और उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के देखें तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन मेथड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। और अगर आप लोग अपना सिलेबस देखोगे तो आप लोग के सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है आप लोग को बेसिकली ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। बाकी एक और मेथड हमारा होता है जो कि आप लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो इन दोनों ही मेथड को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और अपना क्वेश्चन लेंगे, और दोनों ही मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर अभी तक भी चीजें नहीं समझ आई तो थोड़ा सा पेशेंस रख के और लेक्चर को आगे तक देख लो, सब क्लियर हो जाएगा एट लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को पता लगाने के लिए। पहला होता है नॉर्मल इक्वेशन या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड, दूसरा होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड। तो सबसे पहले अपने जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड को देखते हैं। तो देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है कि मान लो, अब जैसे हमें पता है रिग्रेशन लाइन या फिर रिग्रेशन इक्वेशन भी तो दो तरह की होती है। एक होती है y ऑन x की, यानी कि जब y डिपेंडेंट हो x इंडिपेंडेंट हो, और एक होती है x ऑन y की, यानी x डिपेंडेंट हो y इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो दोनों ही केस में निकालने के लिए फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारा y ऑन x की रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो हमें यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखो ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि इन दोनों का ही एक साथ में यूज किया जाता है। अब देखो इनका यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली वैल्यू रख दोगे बस आप लोग को आंसर मिल जाएगा, बल्कि थोड़ा सा आप लोग को तीम झाम करना पड़ेगा। तो कैसे क्या करना पड़ेगा वो हम लोग अभी देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो, अगर अगर आप लोगों से y ऑन x की वैल्यू पूछेंगे तो आप लोग को जो है बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले की मेथड मतलब हेल्प से आप लोग को इक्वेशन पता लगानी है। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, आप लोग को ये दोनों डाटा दे दिए गए और आप लोग को ये वाला फॉर्मूले में पुट करना है, तो सिंपल है, इसमें क्या है, देखो समेशन y का क्या मतलब है कि y की जितनी वैल्यू है उनको जोड़ दो। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो भाई देखो नंबर ऑफ वेरिएबल तो दोनों के ही सेम होते हैं ना, x और y जो आपस में कोरिलेटेड है, तो चाहे आप लोग x गिन लो चाहे y गिन लो, जैसे 1 2 3 4, तो x भी 4 है और y भी 4 रहेगा, दोनों सेम ही रहते हैं। तो n हो जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे इस केस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो a, तो यही हमें पता लगाना है तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं। फिर b, तो ये भी रहता है ऐसे, और समेशन x, तो समेशन x का मतलब है कि अब आप लोग x को जोड़ दो। फिर देखो नीचे वाली वैल्यू क्या बोल रही है, xy, यानी xy को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उनका समेशन लो, यानी सभी को जोड़ो। फिर यहाँ पे देखो a समेशन x, तो यहाँ पे समेशन x की वैल्यू फिर आप लोग को रखनी है, और फिर आप लोग को रखना है समेशन x का स्क्वायर, यानी पहले आप लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर करो। देखो समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि पहले आप लोग एक्स स्क्वायर करो सभी का और फिर उस स्क्वायर को जोड़ो। अब देखो अभी वर्बली नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये तो मैंने आप लोग को एक आइडिया दिया कि कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर y ऑन x निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, और अगर x ऑन y निकालनी है तो ये वाली यूज करोगे। अब देखो अगर ज्यादातर क्या होता है हमें दोनों निकालनी होती है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों का ही एक एक करके यूज करके दोनों इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लीस्ट स्क्वायर मेथड। और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे अपने रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास भाई दोनों इक्वेशन के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाता है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और यहाँ पे देखो ये जो बी वाई एक्स है यही होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, और इसको भी हमें पता लगाना है भाई, इसी को तो हमें पता लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि x बार और y बार तो हम लोग पता लगा ही लेंगे, उसमें क्या है वो तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखो x और y दिया होगा। ठीक है, तो x बार मतलब कि इसका मीन x का मीन, y बार मतलब y का मीन। ठीक है, तो वो तो पता लग जाएगा, लेकिन ये जो बी वाई एक्स है इसको पता लगाने के लिए हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में भी अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को क्या क्या निकालना पड़ेगा, x समेशन एक्स वाई निकालना पड़ेगा, समेशन x इंटू समेशन वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर फिर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पता लगानी है। ठीक है, तो बी वाई एक्स क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो वाई ऑन एक्स में रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, बी वाई एक्स, और एक्स ऑन वाई में रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई।
अब देखो हो सकता है अभी भी अगेन आप लोग को चीजें ना समझ में आ रही हो, इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रख के देखो, एक क्वेश्चन देखेंगे सारा कुछ आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं निकालने के, ठीक है। एक हमारा होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड जहां पे फॉर्मूले हमारे ये दोनों होते हैं, और एक हमारा होता है हमारा जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड जहां पे हम लोग बेसिकली इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये दोनों, इसके लिए ये दोनों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं और इसको दोनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर फॉलोइंग डाटा, ठीक है। डाटा आप लोग को ये दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोग को जो है कुछ भी नहीं मेंशन है कि आप लोग को x ऑन y निकालना है कि y ऑन x निकालना है या फिर किस मेथड से निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब देखो मान लो एग्जाम में अगर ऐसा आया तो आप लोग को इक्वेशन तो दोनों निकालनी है, लेकिन आप लोग को मेथड दोनों नहीं लगाना है, आप लोग किसी एक मेथड से निकाल सकते हो, तो ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोनों से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे दोनों के लिए, y ऑन x भी x ऑन y भी। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि हमें कुछ वैल्यू चाहिए होगी ना। देखो अब एक चीज समझो, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारी इक्वेशन क्या है, देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड की हमारी ये है, ठीक है। एक्स ऑन वाई के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड ये है और वाई ऑन एक्स के लिए ये है, ठीक है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए हमारे ये वाला मेथड है एक्स ऑन वाई के लिए और वाई और एक्स के लिए ये वाला। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कुछ वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, जैसे हमें चाहिए होगा एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है। हमें जो है एक्स वाई चाहिए होगा, ठीक है, एक्स वाई चाहिए होगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जहां पे हम लोग यहाँ पे जैसे देखो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। अब एक्स स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। फिर वाई स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 3 का 9, 8 का 64, 7 का 49। और फिर अगर आप लोग एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 7 35, ठीक है। तो ये टेबल हमें मिल गई जहां पे हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई पता चल गया। अब देखो अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें ये सब नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो है ये सारी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें अगर आप लोग अपने फॉर्मूले को देखें तो देखिए दोनों ही फॉर्मूले के लिए हम लोग वैल्यूज एक साथ में निकाल ले रहे हैं पहले। जैसे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए समेशन वाई, तो देखिए समेशन वाई यहाँ पे आ जाएगा 25। समेशन वाई का मतलब क्या है, समेशन वाई का मतलब है ये जो वाई की वैल्यूज निकल के आई हैं इनको आप लोग जोड़ दो, तो देखो इनको आप लोग जोड़ो तो 5 + 2 = 7, ठीक है। 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 7 25। यहाँ पे देखिए समेशन वाई क्या आ जाएगा 25। फिर समेशन एक्स यानी कि देखो जब एक्स की वैल्यू जब लोग जोड़ोगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर समेशन एक्स स्क्वायर यानी कि देखो जब पहले आप लोगों ने एक्स स्क्वायर जो कैलकुलेट किया अब इसको जोड़ना है आप लोगों को। तो देखिए 4 + 1 = 5 + 9 = 14, ठीक है। 14 और 16 हमारा 30 हो गया और 30 और 25 हमारा कितना हो गया 55, ठीक है। तो एक्स देखिए समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 55। फिर समेशन वाई स्क्वायर, तो समेशन वाई स्क्वायर का मतलब है कि वाई स्क्वायर की जो वैल्यूज है, ठीक है, तो इन सभी को जो आप लोग जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा। और समेशन एक्स वाई मतलब कि अब देखो ये जो एक्स वाई आप लोगों ने किया है अब इन सबको उठा के जोड़ दो, तो इन सबको जब आप लोग जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा बेसिकली 88। और n यानी नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए ये हमें जो है इस तरीके से ये सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए हमें ये सारी वैल्यू मिल चुकी है, अब हम लोग यहाँ पे अपनी रिग्रेशन इक्वेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना जो है ये वाला मेथड यूज करते हैं, अपना जो है कोफिशिएंट वाला, ठीक है। तो कोफिशिएंट वाले के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं y ऑन x। तो y ऑन x के लिए देखिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, x - x बार = bxy y - y बार। bxy, अब यहाँ पे देखिए bxy कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग BYX कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये तो हमें मिल ही जाएगा भाई, इसमें क्या करना है, इसमें तो सिर्फ x बार y बार निकालना है। सबसे पहले इसको तो निकालो। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले में देखिए अगर आप लोग वैल्यू रखो तो n क्या है, n हमारा 5 है। समेशन एक्स वाई क्या है, समेशन एक्स वाई हमारा 88 है, ठीक है। तो ये हमारा 88 हो गया। फिर देखो माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो समेशन एक्स कितना है 15, समेशन वाई कितना है 25, तो 15 गुणे 15 15 इंटू 25। उसके बाद n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, यानी देखो n मतलब 5 और समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 55, तो देखो 5 इंटू 55 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म आप लोग समझना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो फिर उन सबको जोड़ो तो आएगा समेशन एक्स स्क्वायर। और समेशन एक्स का होल स्क्वायर है कि सबसे पहले आप लोग समेशन एक्स निकालो, ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर जब आप लोग यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 440 - 375 अपॉन 275 - 225, ठीक है। हमारा आ जाएगा 65 - अपॉन 50 = 1.3, ठीक है। तो देखिए BYX की वैल्यू क्या निकल के आ गई, BYX की वैल्यू निकल के आ गई 1.3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसकी वैल्यू
ये जो वैल्यू है 1.3 इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें हम लोग dy(x) की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस, अब देखो y बार, अब y बार क्या है भाई, देखो y बार का मतलब है कि इन सभी का मीन, y बार का मतलब है कि इसका मीन। तो देखिए इसका जब आप लोग मीन निकालोगे, ठीक है, 2 + 5 + 3 + 8 + 7 डिवाइडेड बाई 5 जब आप लोग करोगे तो इसका जो मीन है वो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, जैसे मान लो y बार निकालें तो y बार का मतलब है कि y का मीन, तो y मतलब y की वैल्यू क्या है 2 + 5 + 3 + 8 + 7। तो देखिए वैसे तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था समेशन वाई, बट आप लोगों को लोग दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये सब जोड़ोगे तो आ जाएगा 25, ठीक है, 25/5 तो कितना आ जाएगा 5। तो y बार की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो देखिए y बार 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा भाई, y बार की जगह हमने 5 रख दिया और byx की जगह 1.3 रख दिया और x की जगह x और x बार की जगह क्या रख दिया 3। तो भाई देखो x बार यानी कि देखो x का मीन, तो x बार समेशन x कितना है 15 और n कितना है 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x बार क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब इन वैल्यूज को रखा तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे 1.3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 1.3 इंटू एक्स माइनस, और 1.3 को 3 से आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.9, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे -5 को इधर भेज देंगे, तो -5 जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो +5 हो गया। अब देखो +5 और -3.9 इसका मतलब क्या है कि 5 में से 3.9 को माइनस करना है। तो जब आप लोग यहाँ पे माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1.3x + 1.1। तो देखिए यही तो हमें निकालना था, हमें यहाँ पे क्या निकालना था y ऑन x, और y ऑन x देखो क्या होता है, y ऑन x की इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि हमारी क्या होती है भाई, y ऑन x की इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से होती है, y देखो y इज इक्वल टू a + bx। तो हमें बेसिकली यही तो करना था, a और b की वैल्यू पता करनी थी। तो देखो a और b की वैल्यू क्या निकल के है भाई, देखो इस इक्वेशन को अगर आप लोग इस फॉर्मेट में रखो, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1.1 + 1.3x। तो अब आप लोग a और b से कंपेयर करो तो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1.1 और b इज इक्वल टू 1.3। तो ये देखो देखो निकल के आ गया सिंपल। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा था कोफिशिएंट मेथड। तो देखिए अभी हम लोगों ने निकाली अपनी इक्वेशन y ऑन x की, और अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं x ऑन y की, ठीक है। और किसकी हेल्प से, रिग्रेशन कोफिशिएंट मेथड की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy y माइनस y बार, ठीक है, क्योंकि x ऑन y है तो यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा bxy। तो अब देखिए हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, हमें पहले bxy कैलकुलेट करना है। तो bxy का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, तो आप लोग जहाँ पे जब वैल्यूज को रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू जहाँ पे कुछ इस तरीके से 0.5 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो byx क्या निकल के आ गया 0.5। अब आप लोग क्या करोगे, इस byx को यहाँ पे इक्वेशन 2 यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो देखो जब आप लोग यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, byx की जगह आ जाएगा 0.5। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करो 0.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5y माइनस 2.5। देखो 0.5 इंटू 5 हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 को इधर भेज दो, तो 3 को इधर भेजोगे तो 3 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.5। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0.5y प्लस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से निकल के आ जाती है। अब इसको अगर आप लोग यहाँ पे फाइनली जो है अपने इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है, देखो x ऑन y की इक्वेशन क्या थी, x ऑन y की थी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हमारी इक्वेशन थी, और निकल के क्या आई है x इज इक्वल टू 0.5y प्लस 0.5। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कंपेयर करो तो देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 और a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0.5, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहो तो उल्टा करके भी लिख सकते हो ना। देखो इतना बेसिक तो आप लोग समझ ही रहे हो ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जैसे ये बी वाई है तो बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू है। अब हालांकि ये कोइंसिडेंस है कि बी और ए दोनों की वैल्यू इसमें क्या है 0.5 है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या हुआ एक्स और वाई की जो है इक्वेशन जो है निकाल ली। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा मेथड देखा, हमने देखा अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड, जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे अपनी इस वाले डाटा की जो है रिग्रेशन इक्वेशन जो है निकाली, जो है एक्स ऑन वाई की भी और वाई ऑन एक्स की भी। अब देखो कैसे करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटा लेंगे, उसमें हम लोग यहाँ पे अपने कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है
अपनी इन सारी वैल्यूज में जो है हम लोग उठा के रख देंगे, ठीक है। बेसिकली हमें जो है ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फिर उठा के अपने इस फॉर्मूले में रख देना है। इस फॉर्मूले में रखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बी वाई एक्स को निकालेंगे, और जब बी वाई एक्स निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इसमें रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है अपनी इक्वेशन इस तरीके से पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो y ऑन x के लिए ये वाली इक्वेशन हो जाती है, x ऑन y के लिए ये हो जाती है। तो इक्वेशन आप लोगों को मतलब फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, बाकी इस तरीके से आप लोग सिंपली जो है इक्वेशन निकाल सकते हो। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो है लीस्ट स्क्वायर मेथड की, जो कि बेसिकली आप लोग के सिलेबस में स्पेशली दे रखा है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और अगर आप लोगों को ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन ज्यादा इजी लग रही है तो आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब अगर एग्जाम में मेंशन हो गया कि आप लोग को लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, तब तो आप लोग को इसी से करना पड़ेगा। अब हालांकि ऐसा कम ही होता है कि कोई मेंशन कर दे, लेकिन हाँ चूंकि सिलेबस में दे रखा है तो आप लोग इसको भी बहुत ध्यान से समझो। अब देखो इसमें आप लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतना भी कुछ टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो अगर हमें सबसे पहले हमें निकालनी है y ऑन x की, तो देखिए y ऑन x की निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हमारा हो जाता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे y ऑन x की वैल्यू ये है, ठीक है, फॉर्मूला ये है, और x ऑन y का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो y ऑन x निकालना है तो y का फॉर्मूला, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, ये दोनों हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, और दूसरी क्या हो जाती है समेशन x y इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। अब देखिए ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, समेशन y हमें पता है, समेशन x y पता है, भाई देखो पता है ना, देखो ये सब सारी चीजें हमें पता है। हम लोग यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू उठा के अपने इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज फ्रॉम कैलकुलेशन, तो हमें मिल जाएगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, ऊपर वाले में, तो समेशन y की वैल्यू कितनी थी 25, n की वैल्यू कितनी थी 5, a हमें नहीं पता तो a हमारा a ही रहेगा, b नहीं पता, समेशन x कितना था 15, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन पहली वाली बन गई। अब दूसरी वाली को देखें तो दूसरी वाली में देखें समेशन x y, समेशन x y की वैल्यू कितनी थी 88, ए हमें नहीं पता, समेशन एक्स कितना होगा 15, ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है, और बी हमें नहीं पता, और समेशन एक्स स्क्वायर, देखो समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 55, ठीक है, और बी ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये हमें इक्वेशन मिल गई, जो है दोनों इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है, वैल्यू रख के। लेकिन अब हमें क्या करना है भाई, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए हमारी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो उसको निकालने के लिए अब आप लोगों को थोड़ी सी करनी पड़ेगी मेहनत। आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे जो है इन दोनों इक्वेशन को देखना है, और इन दोनों में आप लोगों को देखना है कि a या b की कौन सी वैल्यू हमारी छोटी है, दोनों में से कौन सी छोटी है। तो देखो दोनों में अगर आप लोग देखो तो पहले वाले में a के आगे मतलब 5 लिखा है, और दूसरे में a के आगे 15 लिखा है, यानी पहली वाली वैल्यू कह सकते हो ये वाली थोड़ी छोटी रहेगी। तो देखो a की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, मतलब कैलकुलेट करने पे छोटा रहेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो छोटा है, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो छोटा वाला नंबर है ये बड़े वाले नंबर के बराबर हो जाए। देखो दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि देखो दोनों तो सेम हो नहीं पाएगा, ए या बी में से किसी एक को पकड़ो, और एक को पकड़ के जो कम है, ठीक है, उसमें आप लोग कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि वो ज्यादा वाले के बराबर हो जाए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन में क्या है 15 है, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है 5 है। तो 5 में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 15। लेकिन भाई देखो अगर हमें 3 मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 5 में नहीं कर सकते, बल्कि हमें पूरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो बहुत सिंपल है, हम लोग अपनी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद एक चीज आप लोग को और करनी है कि पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए उसको आप लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से घटा दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो देखो सिंपल सी बात है, जब आप लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 3 होगा 75, 5 a इंटू 3 हो जाएगा 15 a, और 15 b इंटू 3 हो जाएगा 45 b। अब आप लोग को करना क्या है, देखो अब आप लोग को इस पूरी इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है। तो देखिए जब आप लोग माइनस करोगे तो सारा माइनस हो जाएगा, देखो माइनस करोगे यानी इसका मतलब पूरी इक्वेशन हमारी माइनस में आ जाएगी। तो देखो 88 माइनस 75, 15 a माइनस 15 a, 55 b माइनस 45 b। जब आप लोग यहाँ पे करोगे तो देखो 15 से 15 तो यहाँ पे कट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों तो कट हो गए भाई, 15 में से 15 गया, क्या बचा 0 बचा। 88 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 13, और 55 बी में से 45 बी जब माइनस होगा तो बचेगा 10 बी। अब यहाँ पे देखिए, हाँ अब अगर आप लोग यहाँ पे बी को इधर लाओ, ठीक है, और 10 को इधर भेज दो, तो 10 इधर जाएगा तो किसमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 13/10 हो जाएगा, और 13/10 करोगे तो हमारा 1.3 आ जाएगा। तो देखो बी आप लोगों ने निकाल लिया, बी क्या निकल के आया 1.3। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी ये वाली इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, हमें चाहिए, देखो बहुत ध्यान से देखो, हमें चाहिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
अब देखो इसमें आप लोग देखो, इसमें अगर आप लोग देखो तो बी आप लोग को मिल चुका है। बी क्या है 1.3। अब अगर आप लोग को क्या चाहिए, अब आप लोग को चाहिए ए। तो ए निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे जो बी की वैल्यू निकल के आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी ये जो इक्वेशन 1 है इसमें बी की ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या निकल के आई 1.3। तो यहाँ पे बी की वैल्यू रख दो और उसके बाद यहाँ पे देखो तो बी की वैल्यू जो आप लोग रखोगे इस वाले इक्वेशन में, पहली वाले में, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5a प्लस 15 इंटू 1.3। तो यह आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5a प्लस 15 इंटू 1.3 हो जाएगा 19.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग करोगे कि इस 19.5 को, ठीक है, आप लोग जो है बेसिकली उल्टा करके लिख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको हम लोगों ने इधर कर लिया, इसको इधर कर दिया, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब आप लोग क्या करो, अब आप लोग यहाँ पे इस 19.5 को इधर भेज दो, तो ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 19.5 जाएगा, कितना बचेगा 5.5। अब आप लोग क्या करो ए, तो ये 5 को इधर भेज दो, तो इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आया। तो यहाँ पे 5 को जब आप लोग यहाँ पे 5.5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.1। 1.1। ठीक है, तो ए हमारा क्या निकल के आ गया, ए हमारा निकल के आ गया 1.1। तो अब देखिए, अब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस वाली इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए हम लोग ए की वैल्यू रखें तो कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू है 1.1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1.3 और x हमारा एज इट इज रहेगा। और यही तो है हमारी इक्वेशन भाई, यही तो हमें पता करना था, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमें निकालना था। तो देखिए नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन वी गेट y इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.3x। ठीक है, तो ये देखिए यही हमें मिल जाता है। तो देखिए अब अगर आप लोग यहाँ पे इसी को अगर आप लोग यहाँ पे अपने कोफिशिएंट मेथड वाले से कंपेयर करो, तो देखिए यहाँ पे भी क्या सेम इक्वेशन निकल के आई थी। जी हाँ, बिल्कुल सेम, चाहे आप लोग किसी भी मेथड से निकालो हमारी आंसर तो भाई सेम ही आएगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है बहुत सिंपल। देखिए अब अगर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें करना क्या है। देखो इसमें करना आप लोग को ये है कि अगर आप लोग लीस्ट स्क्वायर से निकाल लो, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को याद कर लो। अब इसमें आप लोग सबसे पहले ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है, जो भी अपना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे पहली वाली को इक्वेशन 1 बना लो, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब आप लोग क्या करो, पहली वाली को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ए जो है दोनों में बराबर हो जाए। ठीक है, तो ए दोनों में बराबर कैसे होगा, तो इस वाले पार्टिकुलर एग्जांपल में आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में ए बराबर हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे इस इक्वेशन 1 को 2 से माइनस कर दो, कब, मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जब आप लोग करोगे तो आप लोग को जो है बेसिकली बी की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि ए हमारा कट जाएगा। देखो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि ए हमारा गायब हो जाए यहाँ से। जब ए गायब हो जाएगा तो बी हमें पता चल जाएगा। जब बी आप लोग को पता चल गया तब आप लोग अगेन बी की वैल्यू उठा के अपने इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। 1 में जब आप लोग रखोगे तो आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग रखोगे तो देखोगे कि ए की वैल्यू पे आप लोग को पता चल जाएगी। और इस तरीके से जब ए और बी पता चल जाएगा, आप लोग उठा के अपना जो है इस इक्वेशन में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में रख दोगे और फाइनली आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा निकल के आएगा y ऑन x पे, और सेम इसी तरीके से हमारा जो है x ऑन y आ जाता है। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें भी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आप लोग पुट करोगे, तो यहाँ पे देखिए x ऑन y निकालने का जो इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है। ठीक है, ये वाली होती है। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिए वैल्यूज हमारे पास है ही है, तो यहाँ पे समेशन एक्स क्या है 15 है, ए हमारा 5 है, ठीक है, सॉरी एन हमारा 5 है, समेशन वाई हमारा 25 है, ठीक है, एक्स वाई हमारा 88 है, ठीक है, समेशन वाई हमारा 25 है, और समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है, हमारा कितना है 151। तो इसको आपने पुट कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, 1 को, ठीक है, देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाए, तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप लोग 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके और 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 26 बी, तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 13/26, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 0.5। अब आप लोग क्या करोगे, जो b की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जब आप लोग पुट करोगे तो आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 25 इंटू b। तो b क्या है 0.5, तो ये जाएगा 0.5। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 15 इज इक्वल टू 5a प्लस 25 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 12.5। फिर आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 15 माइनस 12.5, क्योंकि 15 को इधर भेज दिया, 5 को इधर भेज दिया। ठीक है, बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, देखो बेसिकली 15 को हमने इधर नहीं भेजा है, बल्कि हमने 12.5 को इधर भेजा है। तो यहाँ पे ये प्लस में था, ये माइनस में चला गया, और हमने इक्वेशन को पलट के लिख लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, क्योंकि ए इधर लाना था। ठीक है, तो फिर 5a इज इक्वल टू 2.5 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें से जाएगा तो 2.5 बचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा 5 हमारा डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा 0.5।
तो ए भी हमारा 0.5 है। अब ए और बी की वैल्यू आप लोग इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई में, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.55। और देखिए बिल्कुल सेम, ठीक है, जब हम लोगों ने रिग्रेशन कोफिशिएंट से निकाला था तो यही यही वैल्यू तो आई थी। तो चाहे आप लोग यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट से निकालो, चाहे आप लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालो, आंसर तो एट लास्ट में सेम ही आएगा। बस आप लोग ये समझो कि एक चीज समझना कि रिग्रेशन कोफिशिएंट में आप लोग को क्या करना होता है, इसमें आप लोग को ए और बी नहीं निकालना होता है। इसमें देखो ए और बी का कहीं जिक्र ही नहीं है। बेसिकली इसमें ए और बी क्या होता है, अपने आप निकल आता है ना। इसमें ए और बी क्या होता है, अपने आप ही हमारा कट पिट के निकल आता है, ठीक है, जो कि आप लोग पता लगा सकते हो। और इसमें बेसिकली आप लोगों को क्या बनना होता है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड में आप लोग को ए और बी कैलकुलेट करने करके उसके बाद आप लोग को इक्वेशन में रखना होता है, तब आप लोग की वैल्यू निकलती है। तो देखिए ये हमारा था सिंपल सा जो है कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो चलो हम लोग यहाँ पे इस y वाली इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है, y वाली इक्वेशन को हम लोग उठाते हैं, तो y क्या निकल के आया, y निकल के आया 1.1 प्लस 1.3x, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, जैसे देखो यही निकल के आया ना, ठीक है, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। तो देखिए हमें डाटा तो पहले से दिया हुआ है, डाटा जो है हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया होता है, तो देखिए डाटा दिया हुआ है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि यहाँ पे अब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, और जो कि हमें ऑलरेडी टेबल में दी हुई है। तो हम लोग एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, सॉरी। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो आप लोग रखो, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1.1 प्लस 1.3 इंटू 1, तो 1.3 रहेगा। तो जब आप लोग जोड़ोगे तो आप लोग को वैल्यू क्या मिल रही है 2.4। अरे 2.4, लेकिन यहाँ पे तो y 2 दिया हुआ है भाई, यहाँ पे x को 1 रखने पे 2.4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे दिया तो 2 है। जब x 1 है तो y 2 है। ये ऐसा कैसे हो रहा है, तो भाई ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये किसकी इक्वेशन है, ये रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है। और रिग्रेशन लाइन क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती है। यानी अगर आप लोग देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू मान लो हमारी यहाँ पे अगर 2.4 है, ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसके पास की वैल्यू इस रिग्रेशन लाइन पे आएगी, जो कि हमारी क्या आएगी, जो कि हमारी बेसिकली सॉरी, मान लो एग्जैक्ट मान लो 2 है यहाँ पे, तो इसके पास की वैल्यू मान लो 2.4 है, जो कि हमारी रिग्रेशन लाइन पे हमें देखने को मिली। तो देखो 2.4 अगर आप लोग देखो तो है तो 2 के पास में ही ना, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों, अगेन वही चीज है, क्योंकि ये हमें बिल्कुल आसपास की वैल्यू बताती है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को कोई नहीं बताता है, ठीक है, या फिर अगर किसी ने बताया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज आप लोग को समझना है, ठीक है, कि मतलब पता तो आप लोग को होता ही है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, तो ये चीज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि जब आप लोग यहाँ पे एक्चुअल में, तो एक्चुअल में देखो ये जो y और x की जो इक्वेशन हमें मिलती भी है, रिग्रेशन लाइन हमें मिलती भी है, वो हमें एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बताती है, लेकिन हमें बिल्कुल आसपास का डाटा बता देती है। तो ये होता है रिग्रेशन, और ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी देखिए अब 2 और टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहता है यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन। अब देखो मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, देखो सिंपल रिग्रेशन में हमने देखा था कि हमारे पास 2 ही वेरिएबल होते हैं, मल्टीपल पे हमारे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन अब आप ये समझो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा फिर भी एक ही होगा। देखो रिग्रेशन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो मल्टीपल में डिपेंडेंट एक ही होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट अब हमारे यहाँ पे 2 से ज्यादा हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो है कह सकते हो डिपेंड करे। तो अब कैसे क्या होता है अभी हम लोग समझ लेंगे, बट अभी आप लोग समझ गए मेन कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी देखो इसमें हम लोग क्या इसमें कह सकते हो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी एक आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी जो वैल्यू है वो हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हो। जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है। मान लो आप लोग को जो है y की वैल्यू निकालनी है, तो हो सकता है कि वो हमारी x1 x2 x3 करके बहुत सारे x पे डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है bn xn तक। अब देखो n की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी, और n की वैल्यू 4 है तो आप लोग b4 x4 भी लिख दोगे प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से n जितना होगा उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके अपनी x को y को पता लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब x की जितनी भी वैल्यूज दी होंगी, या फिर कह सकते हो y जितने x पे डिपेंड करता होगा उन सभी को रख के हम लोग यहाँ पे पता लगा लेंगे, ठीक है। और b1 b2 b3 भी इस तरीके से होता है। अब देखो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उतना यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, इतना आप लोग याद कर लो बहुत है। बाकी इसका एक सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है। जैसे मान लो आप लोगों को एक रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 5 प्लस 1.5x1 प्लस 2x2। अब यहाँ पे देखो भाई 2x दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2b भी दिए हैं, एक b1 है। देखो इस इक्वेशन से आप लोग कंपेयर करो तो ये क्या है 1.5 क्या है b1 है, और
टू क्या है, B2 है। तो अगर मान लो ये आप लोग को इक्वेशन दी हुई है और इसमें क्या है, इसमें जो y है वो है ब्लड प्रेशर, x1 क्या है, x1 हमारी एज है और x2 क्या है, x2 हमारा वेट है। अब आप लोगों से मान लो पूछा गया कि इस इक्वेशन के बेसिस पे आप लोग यहाँ पर किसी ऐसे पेशेंट का, ठीक है, ऐसे पेशेंट का आप लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो जो है बीपी पता करो जिसकी जो एज है वो 30 है और जिसका जो वेट है वो 50 है। मतलब यहाँ पे देखो आप लोग को एक इक्वेशन दे दी गई और इस इक्वेशन में क्या है, x1 हमारा एज है, x2 हमारा वेट है, ठीक है। तो आप लोगों से x1 की वैल्यू 30 है, यानी कि मान लो एक ऐसा पेशेंट है जिसकी जो एज है वो 30 है, वो 30 साल का है और उसका जो वजन है वो 50 केजी है, ठीक है। तो इन दोनों डाटा की हेल्प से आप लोग अगर उसका ब्लड प्रेशर पता लगाओ इस इक्वेशन की हेल्प से तो पता लगा सकते हो। बहुत सिंपल है, इसमें क्या करो, x1 की जगह 30 रखो, x2 की जगह 50 रखो। तो यहाँ पे देखिए जब आप लोग रखोगे, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 150। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर किसी पेशेंट का एज 30 है और उसका वेट 50 है और अगर इक्वेशन हमारी ये है, यानी इस तरीके से उसका ब्लड प्रेशर जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लगभग 150 के बराबर होगा, लगभग, एग्जैक्टली नहीं। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी देखिए अगर एक और कॉन्सेप्ट की बात करें, बाकी देखिए मल्टीपल रिग्रेशन का पर्पस क्या होता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, एक डिपेंडेंट होती है उसको प्रेडिक्ट करते हैं बहुत सारे डिपेंडेंट फैक्टर इंडिपेंडेंट फैक्टर्स की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप हम लोग स्टडी करते हैं, वेरिएबल्स के बीच में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स की स्टडी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फैक्टर्स का, जैसे अब आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बीपी में क्या है, बीपी जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, पेशेंट के एज पे भी डिपेंड कर रहा है, वेट पे भी। जैसे अब मान लो पेशेंट का एज 30 रखो लेकिन उसका वेट बढ़ा दो तो यहाँ पे बीपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, यहाँ पे आप लोग चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगी। अगर मान लो 60 कर दो तो 2 इंटू 60 हो जाएगा यानी 120 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 170 आ जाएगी, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। और ये इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा पर्पस रहता है। बाकी देखिए, बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। अब देखो ये क्या है, बहुत सिंपल, जो हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जो समझा कि जो रिग्रेशन होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं बताता है बल्कि वैल्यू के आसपास की वैल्यू हमें बताता है। तो अब देखो भाई, जैसे चलो ठीक है हमें आसपास की वैल्यू बता रहा है, चलो ठीक है, लेकिन कितनी आसपास की वैल्यू बता रहा है। जैसे मान लो, अच्छा मान लो एग्जैक्ट वैल्यू है 2 और रिग्रेशन से हमें पता चली 2.2, तो चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलो दो ही 0.2 का डिफरेंस है। लेकिन मान लो एग्जैक्ट वैल्यू है 2 और रिग्रेशन लाइन से जो हमारी वैल्यू निकल के आई, यानी जब हम लोगों ने कैलकुलेट करी, वो हमारी निकल के आ गई 4.5। भाई क्या अब हमारी जो रिग्रेशन है क्या वो हमें एग्जैक्ट कुछ भी आइडिया दे रही है? अब तो हमें आइडिया भी नहीं मिल रहा है भाई। देखो 2 से 4.5 बहुत बड़ा हो गया। जैसे चलो अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे, मान लो हमारी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है 10 और रिग्रेशन से हमने निकाली तो हमारी आ गई 25। तो क्या अब ये हमारा रिग्रेशन वैलिड होगा? भाई अब तो हमें रिग्रेशन से आइडिया नहीं मिल पा रहा। तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन क्या बताता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो ऑब्जर्व वैल्यू है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो जितना डिफरेंस कम होगा उतनी हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगी और जितना हमारा डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी हमारी लेस एक्यूरेट होगी। तो देखो अगर डिफरेंस ज्यादा है तो स्टैंडर्ड एरर हमारी जो है लार्ज होगी, और अगर हमारा डिफरेंस कम है, मतलब अगर जो एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन वो हमारी कम है, उनके बीच का डिफरेंस, तो हमारे जो स्टैंडर्ड एरर है वो स्मॉल होगी, प्रिडिक्शन हमारी ज्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही चीज है कि अगर हम लोग देखें तो दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे अगर आप लोग देखो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग को जो है y ऑन x के लिए निकालना है तो इसका हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y ऑन x, जिसको हम लोग बोलते हैं SYX। और अगर आप लोग को x ऑन y के लिए निकालना है तो हमारा जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट x ऑन y, ठीक है। तो देखिए ये हमारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं और इतना हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे दो दो वैल्यूज होती हैं, y और yc। तो y हमारी होती है एक्चुअल वैल्यू और yc हमारी होती है एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। तो अब एक्चुअल वैल्यू क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, उन दोनों को आप लोग पता करके इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अब इसको निकालने के भी तीन अलग अलग फॉर्मूले। जैसे मान लो अगर आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ठीक है, तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो आप लोग को जो है, अगर मान लो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हो एक्स ऑन वाई के लिए और वाई ऑन एक्स के लिए और एक्स ऑन वाई के लिए भी हमारे ये सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये इतना एग्जाम में डिटेल में आता नहीं है, ठीक है। वैसे भी ऑलरेडी लेक्चर बहुत डिटेल हो गया है। आप लोग को जितना जो आप लोग के सिलेबस से बहुत ज़्यादा ही मैंने पढ़ा ही दिया है, ठीक है। एग्जाम में तो कुछ आता वाता है नहीं इतना, लेकिन देखो फिर भी कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखो बायो स्टेटिस्टिक्स एक जरूरी सब्जेक्ट है अगर आप लोग थोड़ा सा आगे के लिए इंटरेस्टेड हो। बाकी बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ते हैं, तो खैर ठीक है।
बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आई तो ज़रूर ही बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है यूनिट 2 की, ठीक है? अगर आप लोग जो है कल वीडियो देख रहे होगे तो मिल जाएगी, बाकी आज रात तक अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।